अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज बनाया, जिसका उद्देश्य था बकाया राजस्व की वसूली, बकाया भू राजस्व की वसूली। और दूसरा दीवाने रियासत बनाया, जिससे आप वाकिफ हो, बाजार व्यवस्था का संचालन। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग बनाया दीवाने कोही। जो द्वाब में उसने जो खेती शुरू की थी, प्रगतिशील खेती, उसके लिए दीवाने कोही बनाया। और फिर फिरोज शाह तुगलक ने 3 नए विभाग बना दिए, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक और दीवाने बंदगान। बंदगान दासों के लिए था, दीवाने खैरात राजकीय अनुदान था और दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग था। तो जानते ही हो। तो पहला यहां पर नाम दे दो। हाँ, उसमें पॉइंट फर्स्ट जलालुद्दीन, हाँ 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 सॉरी नहीं, पहले नाम दे दो। पॉइंट फर्स्ट दीवान ए वकूफ, दीवान ए वकूफ, वकूफ, हाँ, डैश दे दो और लिखो कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित, हाँ, राजकीय व्यय के आकलन के लिए, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित राजकीय व्यय के आकलन के लिए, राजकीय व्यय के आकलन के लिए गठित विभिन्न विभाग, सॉरी गठित विभाग, गठित विभाग, विभाग। दूसरा लिखिए दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, मुस्तखराज। डैश देकर लिखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए, हाँ हाँ हाँ, भू राजस्व की बकाया राशि की वसूली के लिए, भू राजस्व की बकाया राशि की वसूली के लिए गठित विभाग, भू राजस्व की बकाया राशि की वसूली के लिए गठित विभाग, गठित विभाग, विभाग, विभाग। नेक्स्ट वन लिखिए पॉइंट थर्ड दीवाने, इसी तरह लिखिएगा दीवाने रियासत, दीवाने रियासत, हाँ, डैश देकर लिखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था के संचालन के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था के संचालन के लिए, संचालन के लिए। इतना ही छोड़ दीजिए, बस समझ जाएंगे आप। नेक्स्ट वन लिखिए दीवाने कोही, नेक्स्ट पॉइंट दीवान एक कोही, देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा खेती के संचालन के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा द्वाब में खेती के संचालन के लिए, द्वाब में खेती के संचालन के लिए। नेक्स्ट वन लिखिए दीवाने खैरात, दीवान ए खैरात, डैश देकर लिखिए फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत अनुदान विभाग, फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत अनुदान विभाग, अनुदान विभाग। अनुदान विभाग। नेक्स्ट वन लिखिए दीवाने इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक,
इस्तिहाक, इस्तिहाक, हाँ। इसमें डैश देकर लिखिए पेंशन विभाग, पेंशन विभाग, पेंशन विभाग, पेंशन विभाग। इस्तेहाक हो गया। नेक्स्ट पेंशन विभाग, नेक्स्ट वन लिखिए। इस्तेहाक हो गया। ओके, अब नेक्स्ट वन लिखिए। हाँ, दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान। देखिएगा फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत, हाँ, फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत, हाँ, दासों के रख रखाव के लिए, फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत दासों के रख रखाव के लिए, रख रखाव के लिए। अब आपको ये तो याद नहीं हो गया होगा क्या? सारा विभाग याद हो गया? बिना कॉपी देखे कौन कौन बता सकता है? अभी इतने लोग बता सकते हो। बिल्कुल 2 बार 3 बार एकदम रिवाइज करो घर पर, सब याद रहेगा। पीटी में भी आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा इसमें, है ना। यूजीसी में भी पकड़ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन ब्रेक देकर लिखिएगा हेडिंग। अब हेडिंग फिर दीजिए, लिखिए। हाँ, हाँ लिखिएगा। हाँ 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 लिखिएगा कि हाँ 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 हाँ, विभागों से पृथक ममलिकात, वो सुल्तान के ठीक नायब होता था। उसके बाद आपको मिलता है सर ए जानदार, सुल्तान की सुरक्षा के लिए होता था। नेक्स्ट वन देखते हो कि अमीर ए हाजिब, राजकीय अनुशासन, दरबार के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होता था। नेक्स्ट वन होता था बरीद मुमालिक, गुप्तचर व्यवस्था को देखता था। नेक्स्ट वन आप देखते हो जो कारखाना विभाग का होता था, क्या बोलते थे उसको? कारखाना विभाग, किसी को याद नहीं है? अरे बहुत फेमस नाम है, दीवाने बेउतत। मुगल काल में तो दीवाने बेउतत होता था, बेउतत। इसमें सल्तनत में देखो तो कारखाना में क्या दिया हुआ है? क्या? कौन सा? किलेदार। हाँ, वकीलेदार, राइट, यही बोल रहे थे, वकीलेदार। तो वो हो गया, सरे जानदार हो गया। उसके बाद दीवाने अमीर मजलिस, अमीर मजलिस होता था, उत्सव का प्रधान होता था। तो वही कुछ नाम लिख लो, लिख लो। नेक्स्ट वन, पहला नायब ए ममलिकात, नायब ए ममलिकात, नायब ए ममलिकात। इसका सीजन हुआ था जब भी सुल्तान कमजोर होता था, पद आ जाता था। सबसे पहले इख्तियारुद्दीन ऐतिगिन हुआ था उसके समय, बहराम शाह के समय, रजिया के बाद। नायब ए ममलिकात, डैश देकर लिखिएगा। यह, हाँ, हाँ, यह उप सुल्तान का पद था, यह उप सुल्तान का पद था, नायब ए ममलिकात। दूसरा लिखिएगा सर ए जानदार, सर ए जानदार, जानदार। डैश देकर लिखिएगा सुल्तान की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी, 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 सुरक्षा के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट वन दीजिएगा, सर जानदार हुआ। उसके बाद हाँ हाँ, अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब। डैश देकर लिखिए दरबारी अनुशासन को बनाए रखना, अमीर ए हाजिब दरबारी अनुशासन को बनाए रखना, बनाए रखना।
फिर नेक्स्ट वन दीजिए वकील ए दर, वकील ए दर, दर, हाँ लिखिए कारखाना, राजकीय कारखाना का प्रधान, राजकीय कारखाना का प्रधान। नेक्स्ट वन लिखिएगा अमीर ए मजलिस, अमीर ए मजलिस, हाँ मजलिस, डैश देकर लिखिएगा राजकीय उत्सव एवं समारोह का संचालन, अमीर ए मजलिस राजकीय उत्सव एवं समारोह का संचालन। राजकीय उत्सव एवं समारोह का संचालन, समारोह का संचालन। अब हो गया, इन अधिकारियों का ऐसा नाम लिख लीजिए। अब नीचे ब्रेक देकर हेडिंग दीजिए, हाँ हेडिंग दीजिए, हाँ कि हाँ लिखिए, हाँ 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 सुल्तान के द्वारा, सुल्तान के द्वारा, हेडिंग है सुल्तान के द्वारा प्रशासनिक केंद्रीयकरण के, हाँ हाँ सुल्तान के द्वारा, हाँ प्रशासनिक केंद्रीयकरण के लिए उठाए गए कदम, प्रशासनिक केंद्रीयकरण के लिए उठाए गए कदम। केंद्रीयकरण के लिए उठाए गए कदम। अब डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट फर्स्ट कि सुल्तान, सुल्तान, पॉइंट फर्स्ट सुल्तान, सुल्तान केंद्रीय प्रशासन में, केंद्रीय प्रशासन में, केंद्रीय प्रशासन में विभागों के प्रधान के रूप में, केंद्रीय प्रशासन में विभागों के प्रधान के रूप में, विभागों के प्रधान के रूप में वफादार अमीरों की नियुक्ति करता, वफादार अमीरों की नियुक्ति करता, नियुक्ति करता। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट 2 सुल्तान विभिन्न विभागों के निरीक्षण पर, सुल्तान विभिन्न विभागों के निरीक्षण पर विशेष बल देता, सुल्तान विभिन्न विभागों के निरीक्षण पर विशेष बल देता, बल देता। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 विभागों के निरीक्षण पर। पॉइंट नंबर 3, हाँ सुल्तान, सुल्तान हाँ अपने अंतर्गत प्रतिभाशाली दासों को संरक्षण देता, सुल्तान प्रतिभाशाली दासों को संरक्षण देता, प्रतिभाशाली दासों को संरक्षण देता तथा अमीरों के समानांतर, तथा अमीरों के समानांतर, तथा अमीरों के समानांतर उन्हें भी, अमीरों के समानांतर उन्हें भी महत्वपूर्ण पद प्रदान करता, अमीरों के समानांतर उन्हें भी महत्वपूर्ण पद प्रदान करता। इट इज पॉइंट क्लियर? मतलब आपका ये 3 के 3 कारक आपको बताए गए। जो कारक नंबर 3 है उसका मतलब समझा, वो जानबूझकर दासों को भी महत्वपूर्ण पद देंगे अमीरों के समानांतर। मतलब दास को पद देने का मतलब है कि दासों पर उनका नियंत्रण ज्यादा होगा, महत्वपूर्ण पद देंगे अमीरों के समानांतर। मतलब दास को पद देने का मतलब है कि दासों पर उनका नियंत्रण ज्यादा होगा। तो पहला है वफादार अमीर, दूसरा है विभागों का करे निरीक्षण, और तीसरा दासों को महत्वपूर्ण पद देना। अब मॉडल प्रश्न लिखो कि सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन में, सल्तनत के अधीन
केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण विभागों, सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण विभागों के संचालन पर प्रकाश डालते हुए उनके दायित्वों को निर्धारित कीजिए। क्वेश्चन ये इजी ज्यादा हो जाएगा, ऐसा करें, प्रकाश डालते हुए उनके दायित्वों को निर्धारित कीजिए, वो कट कर दो। उनके दायित्वों को निर्धारित कीजिए, कट किया। हाँ, प्रकाश डालते हुए हाँ, यह दर्शाइए कि सुल्तान के द्वारा प्रशासनिक केंद्रीयकरण के लिए कौन से कदम उठाए जाते थे। सुल्तान के द्वारा प्रशासनिक केंद्रीयकरण के लिए कौन से कदम उठाए जाते थे। हो जाएगा क्वेश्चन। क्या महत्वपूर्ण विभाग में 4 विभाग की ही चर्चा करना, वो सब जो नीचे वाले विभाग मैंने बताया, वो जब पूछे तब उनकी चर्चा करना। एक काम करो, वही करते रहे, लेकिन आप समझ सकते हो मुल्तान से लेकर लखनौती तक इतने बड़े क्षेत्र में राजस्व की वसूली करना कितना टिकलिश टास्क था। इसके लिए उनको बहुत एनर्जी की जरूरत होती, रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व था उसमें। अगर मान लो वहां पर जब वो रहते, मैं आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बताऊंगा कैसे इसका क्रियान्वयन होता था, तो जब तक वहां रहते तब तक तो राजस्व की वसूली कर पाते, लेकिन जब वो वहां से जिस समय हटते तो जो हिंदू जमींदार हैं विद्रोह कर देते। तो उसके लिए उन्होंने इस सिस्टम को गढ़ा, और उसमें प्रांतीय प्रशासन भी नहीं था, वैसा कोई सम्यक ढांचा नहीं था। तो एकता का अर्थ होता है भूमिखंड। तो अब देखो इस सल्तनत की संरचना को देखो, खालिसा क्षेत्र है दिल्ली और आसपास के क्षेत्र, वहां तो डायरेक्ट वसूली करते और बाकी को बड़े बड़े प्रशासकीय एकता के रूप में विभाजित कर दिया और महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण या ताकतवर अमीरों के बीच आवंटित कर दिया। उन्हें आवंटित कर दिया। अब ये पद्धति ऐसा नहीं कि दिल्ली में या हिंदुस्तान में विकसित हुई थी, ये विकसित हुई थी हिंदुस्तान से बाहर अब्बासी खलीफाओं के समय ही। और एकता के 2 रूप विकसित हुए थे, पश्चिमी एकता और पूर्वी एकता। एक में मुक्ति का पद वंशानुगत होता था और दूसरे में मुक्ति का पद ट्रांसफरेबल होता था। इनका समय समय पर तबादला भी होता था, वो हम आगे बताएंगे आपको ये चीजें। अब देखो यहां पर मुक्ति से अपेक्षा यह की जाती थी कि वे अपने प्रशासनिक और सैनिक दायित्व को पूरा करें, और उन दायित्व को पूरा करने के बाद जो फवाजिल रकम है, जैसे वो उनके बारे में था कि वो पहले राजस्व की वसूली करें। अब राजस्व की वसूली करने में तो वहां पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, अमीरों को, वो हिंदू कुलीनों को दबाना पड़ेगा, जैसे तैसे पैसे वसूली करनी पड़ेगी, और वसूली की गई रकम से वो अपने प्रशासन का खर्च पूरा करें, सेना का खर्च पूरा करें, और जो फवाजिल रकम है वो केंद्रीय खजाने में भेज दे। परंतु समस्या आएगी, फवाजिल कौन निर्धारित करेगा? फवाजिल कबूल करेंगे कि हमारे पास फवाजिल है? कबूल करवाना मुश्किल हो जाएगा। और इस सिस्टम को तुम यहां देखोगे, और इस सिस्टम को देखने के बाद तुमको मेंटली अलर्ट रहना होगा कि आगे जो मुगलों के अधीन मनसबदारी विकसित होगा, वह मनसबदारी का स्वरूप एकता से कैसे अलग होगा, और मनसबदारी पद्धति सही मायने में किस प्रकार प्रशासनिक केंद्रीयकरण में ज्यादा सहायक होगी। तो जब एकता पर तुम यहां कॉन्शियस रहोगे तो आगे मनसबदारी पद्धति समझना भी आपके लिए आसान होगा। तो अब चलेगा, कल प्रशासन के बहुत सारे पार्ट अभी बचे हुए हैं, कल नहीं कल तो